नमस्कार, स्वागत है आपका हॉराइजन हिंद लाइव डिबेट पे। लाइव डिबेट आज पूरी तरह से समर्पित है नामांकन प्रक्रिया को लेकर। आज अजमेर नगर निगम चुनाव में नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन था और किस तरह से कौन सी पार्टी हिट हुई और कौन सी पार्टी फ्रेम में फिट हुई, उस पर आज हम बात करने के लिए हमारे साथ हैं एमटीटीवी के संपादक, एमटीटीवी इंडिया और एमटीटीवी न्यूज चैनल के संपादक सुशील पाल और हॉराइजन हिंद न्यूज के प्रोडक्शन हेड सुकन रुपेंद्र शर्मा। सुकन कॉमन नाम। तो आपका स्वागत है ना। आपको क्या लगा सुशील जी, आज जो माहौल था, जिस तरह का माहौल आपने अपने हम सबने नोटिस किया, सारे मीडिया कर्मी थे वहां पर, जिस तरह से कांग्रेस बस्ती फिर रही थी लिस्ट बताने के लिए और मीडिया कर्मियों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनकी फिल्म फेल हो रही है। आपको क्या कहना है? भाई देखो, सबसे पहले तो आज 2 डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर पूरा शहर ये देखेगा कि किस तरीके से अजमेर नगर निगम चुनाव की तस्वीर जो है पहली बार अजमेर शहर वासियों ने और अजमेर के पत्रकारों ने, भैया को बहुत अनुभव है, बहुत सारे निगम के चुनाव देखे हैं, लेकिन ये पहली मर्तबा है जब अजमेर नगर निगम चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी ने अपनी सूची अभी तक भी जारी नहीं की है। यानी कि हालात ये हैं कि अब तो कोई नामांकन अपना दर्ज भी नहीं कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी हालत ये है, बहुत बुरी तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है वो डरी भी नजर आ रही है। अच्छा, एक चीज मैं बताऊं आपको, मुझे ये महसूस है क्योंकि मेरी लगभग हर छोटे बड़े नेता से बात हो रही है कांग्रेस का, मतलब मैंने तो लिटरली फोन साइलेंट मोड पे डाल रखा है, हर कांग्रेसी का फोन आ रहा है, साफ सूची। तो मैंने तो आखिरी जिसका फोन था उन महाशय को कहा, भाई साहब कांग्रेसी तुम हो या हम है? बिल्कुल ठीक है, तुम हमसे मांग रहे हो, तुम्हारे संगठन में तुम्हारी पकड़ नहीं है क्या? पहली बात। दूसरी चीज मुझे ये लगता है सुशील की कहीं ना कहीं शायद 20 से लेकर 25 या कुछ एक पर्टिकुलर, मैं बता रहा हूं आपको, बेल्ट है, उस एक बेल्ट पे कांग्रेस के पास शायद लोग उतारने के लिए ही नहीं है रिंग में। जैसे कि वार्ड 61 हुआ या 2-3 ऐसे वार्ड। मैंने सुबह जब मैं एक्सेल शीट प्रिपेयर कर रहा था और अपडेट कर रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के पास 2-1 जगह ऐसी है जहां पर शायद प्रत्याशी नहीं है और वो प्रत्याशी की तलाश में है। मतलब कोई बड़ी हैरानी की बात नहीं कि आपको आने वाली लिस्ट जो भी ये लाइन है, उस लिस्ट में ऐसे चेहरे देखने को मिल जाए जो जिनको कांग्रेसी तक नहीं जानते हैं। जनता की बात छोड़िए। मैं सुबह 10:30 बजे से कलेक्ट्रेट के अंदर लाइव कर रहा हूँ, आप लोगों ने देखा है। और स्थिति ये थी कि 12 बजे तक तो कांग्रेस का एक आध उम्मीदवार भी नहीं था, सिर्फ भाजपा के झंडे नजर आ रहे थे और भाजपा के ही प्रत्याशी जो है वो नामांकन दाखिल करने कलेक्ट्रेट पहुंच रहे थे। ये कलेक्ट्रेट क्या रहते हैं 3:52 पे, यानी 2:52, 3 बजे गेट बंद होना था। तो उस समय मैंने देखा, उससे पहले अनीता बघेल, विधायक वासुदेव देवनानी, सुरेश रावत, प्रेयसी राणा, ये सब सिंबल लेकर इनकी गाड़ियां बकायदा अंदर पहुंची है। और उसके कम से कम नहीं तो 20 मिनट बाद भागते हुए नागौरा जी 2 लिफाफे लेकर अंदर आए हैं कलेक्ट्रेट के अंदर। वैभव जैन जी उनके पीछे भागते हुए आए। ये नजारे हमने अपने अपने कैमरों में कैद किए, कांग्रेस के सिंबल लेके, कांग्रेस के सिंबल लेके। और फिर जब उनसे फोन पर सिंबल मांग रहे हैं तो फोन को काट रहे हैं। फोन अभी तक जारी नहीं किए गए। मतलब स्थिति देखो आपकी, कांग्रेस किस तरह घबराई हुई। देखिए, इस पे मेरे को जो भयानक स्थिति लगती है ना, वो सबसे भयानक स्थिति ये है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के चक्कर में जयपुर में राज्यपाल के बाहर व्यस्त है, धरने में व्यस्त है। पीसीसी का जो ढांचा है वो कहीं भी पूरे राजस्थान में कार्यकारिणी गठित कर दी है, लेकिन उसका जमीनी स्तर पर जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। डीसीसी बनी नहीं है। कांग्रेस बिना ड्राइवर की इस वक्त अजमेर के अंदर चल रही है, इसका कोई ड्राइवर नहीं है। स्टीयरिंग लेफ्ट घुमाना है, राइट घुमाना है। सिर्फ एक ही चीज देख रही है कि किसान के कंधे के ऊपर बंदूक रख के हम पार्षद का चुनाव जीत जाएंगे। अभी ये हो रहा है, माहौल ये है। बात बिल्कुल सही है भाई। अब सही बात है, इतने बड़े राष्ट्र मुद्दे को लेकर गलियों तक जहां आपको सिर्फ व्यक्ति विशेष पे, है ना, मतलब व्यक्ति पे जहां कांटा टिकना चाहिए। अभी मुद्दा ये है किसान आंदोलन, इनके पास कोई दूसरा मुद्दा ही नहीं है, सिर्फ किसान आंदोलन। मतलब मुख्यमंत्री से लेकर आप नीचे के निवर्तमान अध्यक्ष तक को देख लो, वो उसको आप एक बाइट भी अगर लेने की कोशिश करोगे तो बीच में लेके आया किसान का मुद्दा। नरेश भाई, मैं आपको बताऊं, निगम चुनाव में जिस तरीके से किसानों को ढाल बनाने की कोशिश हो रही है, ऐसी एक मीडिया की रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने अशोक गहलोत सरकार से ये पूछा है कि 2 साल के अंदर आपने रोजगार के तमाम दावे जो राजस्थान के अंदर किए थे कि राजस्थान में युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन वो रोजगार की बात कहीं भी नहीं आ रही है। ऐसे में नगर निगम चुनाव के अंदर अगर किसानों को मुद्दा बनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करती है, तो मुझे ये लगता है कि स्थानीय मुद्दे ज्यादा हावी होते हैं बजाय राष्ट्रीय मुद्दों। सही बात है।
लेकिन कांग्रेस सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दों की लेकिन तरफ ध्यान रखना स्थानीयता की बात देखी ना आप, इन लोगों ने स्थानीयता के नाम पे अधिकार, वैसे देखिए कांग्रेस बीजेपी दोनों की बात हो रही है, स्थानीयता इस बार मुद्दा बनते बनते रह गई है। आपने देखा होगा अब बीच में जैसे वार्ड 51 की बात थी, वार्ड 51 में स्थानीय उम्मीदवार को लेकर बात चली, ऐसे और भी कई ऐसे वार्ड हैं जिसमें स्थानीयता को लेकर चैलेंज सामने आ रहा है। लेकिन कांग्रेस जैसी पार्टी के लिए मजबूरी यह है कि उनके पास, मुझे नहीं लगता कि 80 के 80 वार्डों में प्रतिनिधि भी हैं। मेरे ख्याल में उनके आखिरी जो 60 से जो 80 वार्ड जो बने हैं उसके आखिरी जो 15-20 वार्ड है उसमें वार्ड अध्यक्ष नियुक्त नहीं हुए, उससे पहले डीसीसी भंग हो गई। पुराने उम्मीदवारों को ही उन्होंने काफी रिपीट किया है, कुछ नए नजर कम ही आए, नए पुराने ही ज्यादा रिपीट हुए। एग्जैक्टली यही चीज इस चुनाव के अंदर देखने को मिल रही है, जहां पर ये नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास हर वार्ड से 10 से 12 दावेदार थे, हर वार्ड से। बड़े ताज्जुब की बात है कि हर वार्ड से 10 से 12 दावेदार भारतीय जनता पार्टी के थे, और वो सारे कार्यकर्ता वो थे जो वाकई जमीनी स्तर पर काम भारतीय जनता पार्टी में करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की स्थिति आप ये देखिए कि दिक्कत जितने भी हैं, चेहरे पहली बात शहर में है नहीं, लेकिन हर आदमी बाइक कॉलर अपने आप को नेता कांग्रेस पार्टी में समझ रहा है। कांग्रेस पार्टी के तो देखिए, मैं मेरा निजी एक्सपीरियंस बताता हूँ, किसी से छुपा नहीं है कि नरेश राघानी 20 साल 15 साल कांग्रेस में रहा, तो वहां पे शुरू से ही मतलब ये परिपाटी देखने को मिली। देखने बड़ी कॉमन बात है, आरएसएस और बीजेपी जैसा ऑर्गेनाइज्ड सेटअप नहीं है, और मुझे ये बोलने में बिल्कुल मतलब आई एम कंफर्टेबल इनफ। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि कांग्रेस पार्टी में नेता बहुत ज्यादा है, नेता कार्यकर्ता अगर आप ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा नहीं। मतलब जब टिकट छोटे से छोटे चुनाव का टिकट होता है तो आपको ऐसे चेहरे भी मिल जाएंगे जो एमएलए का टिकट भी मांगते हैं, जो पंचायत समिति का टिकट मांगते हैं, जो पार्षद का टिकट मांगते हैं, इसमें नहीं चूकते हैं। मतलब उनके लिए यह मायने नहीं रखता कि उनका कैडर क्या है, उनके लिए टिकट लेकर पावर में आने मायने लगता है भाई। तो मतलब इस तरह के बहुत सारे चेहरे हैं। मैं अब ये लाइव में वो चेहरों का अगर जिक्र करूंगा तो अतिशयोक्ति हो जाएगी, लेकिन देखिए यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अजमेर नगर निगम चुनाव में जो एमएलए के चुनाव हार चुके थे कांग्रेस पार्टी से, वो प्रत्याशी अपने आप को बिल्कुल कद्दावर नेता के तौर पर प्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि पीसीसी की कार्यकारिणी में उनको शामिल कहीं भी नहीं किया गया है। मैं आपको बताऊं इसमें एक और करेक्शन बताऊं, आप जिन नेताओं की बात कर रहे हैं इन सबका प्रमुख रूप से संबंध सचिन पायलट गुट से था। बिल्कुल। और मैं आपको एक चीज बड़ी स्पष्ट बता दूं, आज जिनके समय पीसीसी में जब ये जद्दोजहद चल रही थी तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मैंने एक जगह कॉल लगाया और उनसे मेरे निजी संबंध थे, तो मैंने उनसे कहा कि साहब ये चल क्या रहा है, आखिर खींचतान मची क्यों है। तो अब ये कितना सत्य है वो तो पीसीसी जाने या पुरानी कांग्रेस जाने, लेकिन मुझे जो जानकारी सुनाई थी वो ये थी कि सचिन पायलट खेमे के जो नेता हैं उन नेताओं ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में खड़े होकर दड़ीबंदी करने का प्रयास किया कि उनको जो सिंबल है, पार्टी सिंबल है, वो बिना नाम लिखे दे दिए जाए। भाई 80 में से वैसे कितने सिंबल हैं, इतने सिंबल हमारे कोटा में होते हैं, हमें दे दो। मतलब बिना नाम, कितनी असंवैधानिक तरीके से उन्होंने मांग उठाई ये चीज कि आप सिंबल हमें दे दो, हमें जिसको देना होगा टिकट उसका नाम लिख के दे देंगे। जिस पर प्रदेश कार्य समिति ने ऐतराज दायर किया और इस ऐतराज के चलते ये जो खींचतान का आलम है ये उसका रिजल्ट है। और ये आलम की तस्वीर आगे देखी कि अभी तक कांग्रेस पार्टी ने अपनी सूची जारी नहीं की है। कांग्रेस पार्टी का हर नेता और कार्यकर्ता इस समय कमोबेश ये स्थिति के अंदर बना हुआ है कि कब उनके हाथ सूची आएगी, आखिरकार उनके वार्ड से कौन पार्षद का उम्मीदवार है। सबसे हमारे मीडिया सेंटर में इसी बात पे बोल रहे हैं कि कौन से वार्ड से कौन हमें तो ये महसूस होने लग गया कि जैसे कांग्रेस आला कमान को मीडिया है। आपको ऐसा किसको बनाया हुआ है? अरे आप अपने नेताओं से बात वैभव जी फोन काटे जा रहे हैं, बात नहीं कर रहे। तो कैसे मुझे तो आज सुकन जी कैसे चुनाव लड़ेंगे? मुझे सुकन जी एक चीज और मालूम पड़ी, अब आप वहाँ स्पॉट पे थे है ना, तो विजय नागोरा जी है जो वो पूरा हाथ में एक बंडल लिफाफा लेके भागते हुए मीडिया से बचते हुए, मतलब ये 2:52 की बात है, यानी 8 मिनट बाद तो गेट बंद हो गए थे। अब मैं इसमें एक चीज और बताऊं सुशील, मुझे जो मालूम है क्या है, सचिन पायलट ने जिस तरह से डैमेज किया है कांग्रेस को, राष्ट्र स्तर पे भी डैमेज किया है, प्रदेश स्तर पे भी किया है, शहर की तो आप बात छोड़िए, उनके रिकॉर्ड में ये रहा है कि वो जब भी जिस किसी जिले में गए उसके बाद छोड़ के जाने के बाद कांग्रेस तीसरे नंबर पर आती है वहां पे, ये आप उठा के देख लीजिए उनका रिकॉर्ड। तो सचिन पायलट के जाने के बाद यहाँ से जब ये इनकी डीसीसी वगैरह बंद हो गई और उनके पावर की खींचतान ये शुरू हुई, लोग एडजस्ट नहीं हुए। अब उम्मीद ये है
भाई जितना मेरा एक्सपीरियंस है ना कांग्रेस को लेकर, और जितना जो राजनीतिक गणित दिखाई दे रही है, लोगों से बात करता हूँ, मैं सुनता हूँ, तो इस बार सचिन पायलट खेमे का पूरी तरह से सफाया तय है। इन आने वाली टिकटों में ये सूचियां ये जब घोषित करेंगे, मुझे लगता है कि सचिन पायलट खेमा सिकुड़ के बहुत अभी जब निपट जाएगा, मतलब पूरी तरह से अशोक गहलोत और मतलब एंटी सचिन पायलट या न्यूट्रल रियल मायने में पुरानी जो कांग्रेस थी, राजकुमार जयपाल, डॉक्टर बाहेती, वापस से बने है ना, ललित भाटी के परिवार में उनके बेटे कौस्तुभ भाटी ने भी ललित मतलब दिवंगत ललित भाटी के लेटर पैड पे तकरीबन 24 नाम लिखकर टिकट मांगे थे, और हमने मतलब मुझे ये जानकारी है कि उनमें से भी लोगों को टिकट मिले हैं। तो जब कोई संगठन इस तरह का टर्न बैक लेता है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े बदलाव की गुंजाइश होती है, और वो बड़ा बदलाव निश्चित तौर पर सचिन पायलट खेमे का पूरी तरह से यहाँ पे खात्मा करने की तरफ बढ़ रहा है। जैसा मुझे लग रहा है। बड़ा बदलाव आप यहाँ पे भी देखो कि जब पीसीसी ने कार्यकारिणी अपनी बनाई तो अजमेर शहर से किसी को भी शामिल नहीं किया, लेकिन अजमेर ग्रामीण से उन्होंने 3 लोगों को इसमें शामिल किया। वो तीनों, उसमें से कई नाम पायलट खेमे के ही हैं, माने जाते हैं बहुत ज्यादा खास, लेकिन आप सबसे महत्वपूर्ण ये देखिए कि नगर निगम चुनाव के मद्देनजर भी उनको दखल अंदाजी कार्यकारिणी में शामिल नहीं किया करने दिया गया। संजय अपने क्षेत्रों में भी नहीं शामिल किया। टोंक का कह नहीं सकते कि टोंक से किसको शामिल किया है उन्होंने, लेकिन अभी आप जब टोंक के अंदर किसान सम्मेलन था, किसानों का आंदोलन टोंक के अंदर सचिन संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर सरकार को, अशोक गहलोत को ये इशारा किया, यानी कि एकजुटता नहीं है अभी कांग्रेस पार्टी में। सचिन पायलट ने स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि ये सबको याद रखना चाहिए कि 21 से 22 सीटों के ऊपर हम थे जब राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार थी, और कांग्रेस पार्टी को आज जब इतनी मजबूती के साथ राजस्थान में सरकार बनाने खड़ा कर दिया है, तो वो खड़ा करने वाला जो शख्स था वो सचिन पायलट था। ये भी ध्यान रखने वाले, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि राजस्थान के अंदर अगर खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस बात का सर्वे करा ले कि राजस्थान के अंदर स्थिति क्या है, कांग्रेस पार्टी कैसे आई है, तो सब जानते हैं कि अशोक गहलोत एक युवा चेहरा था और राजस्थान उनको पसंद करता था, युवाओं के दिलों की धड़कन बन चुके थे। इसलिए सचिन पायलट के चेहरे को देखते हुए कांग्रेस को जमकर वोट मिला था, और इसलिए कांग्रेस पार्टी आई है। लेकिन जिस तरीके की 1 साल की स्थिति नजर आई है, जो टकराव नजर आया, वो टकराव मुझे भरता हुआ नजर नहीं आता। हाँ, वो एक ऐसा है, कहते हैं धागे की धागा अगर टूट जाता है तो गांठ उसको बंध जाती है, और वो इनके पूरे राजनीतिक करियर के लिए मुझे गांठ नजर आती है। और उसकी तस्वीर ये अजमेर नगर निगम चुनाव में दिखाई दे रही है, जहां कांग्रेस पार्टी को इतना डर था, भीतरघात का इतना डर था कि उन्होंने अपनी सूची अभी तक जारी नहीं की। ये सबसे बड़ा सवाल है कांग्रेस को। सिंबल की लिस्ट देने के बाद में वो लोग निकल गए, उसके बाद में मीडिया कर्मियों ने जिला कलेक्टर के द्वार के बाहर विजय जैन की बाइट ली, उनके साथ में यूथ कांग्रेस के यासिर चिश्ती भी खड़े, दूसरे लोग, उनकी बाइट को आप सुन के आप महसूस कर सकते हैं कि कांग्रेस की स्थिति क्या है। उन्होंने बाइट में साफ कहा है कि स्थानीय कांग्रेस को कुछ भी लेना देना नहीं है, पार्टी के लिए प्रत्याशियों का निर्धारण आला कमान ने किए, उन्होंने ही पर्यवेक्षक भेजे, हमने अपनी एक लिस्ट दबा दी, उन्होंने ही प्रत्याशियों का डिसीजन लिया और उन्होंने टिकट भरवा दिया, और अलॉट भी वही कर रहे हैं सिंबल। सब अब बता दीजिए कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से। अच्छा, दूसरी देखिए नोटिस करने लायक बात यह है कि देखिए, मैं जो जब भी आपको बात कह रहा था कि वहां पर इस तरह की अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक सी मांग रखी गई पायलट खेमे के लोगों द्वारा कि आप हमें सिंबल दे दीजिए, हम हमारे मर्जी से नाम भर देंगे, है ना, और जब इस चीज पे उनको नकारा गया तो उन्होंने सुनने में यह आया कि उन्होंने यह कहा कि अगर इस तरह से नहीं फॉलो किया जाएगा सेटअप तो हम हमारे लोगों को निर्दलीय लड़ाएंगे। अच्छा, यह बात दिन तक थी, दिन तक इनफैक्ट सुबह तक थी। और उसके बाद आपने देखा होगा रुपेंद्र जी, जब आप लाइव करने गए तो पहला चेहरा जिसको आपने कवर किया वो संदीप धाबाई थे। संदीप धाबाई राकेश धाबाई एडवोकेट के ब्रदर हैं और सचिन पायलट के पारिवारिक मित्रों में से और सचिन पायलट के कर्णधारों में से अजमेर में कहलाते हैं। मतलब जो राकेश धाबाई जिसकी तरफ हेमंत भाटी जैसा नेता देखता था किसी जमाने में, जिसकी तरफ हर उभरता चेहरा जो कांग्रेस में पायलट वंशी बनना चाहता था, हर उभरता चेहरा राकेश धाबाई की तरफ देखता, जब उसके ब्रदर खुद उनके ब्रदर खुद निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में
हरिभाई उपाध्याय कौन सा वार्ड? हरिभाई हरिभाई उपाध्याय नगर वार्ड 2 या 3 नंबर, 2 या 3 है। लेकिन नरेश भाई उस वार्ड से निर्दलीय बना हूं। उसमें कांग्रेस को इनपुट ये भी आया था कि संदीप थाबाई जो है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से भी टिकट मांगने की कोशिश की थी, तो हो सकता है कि कांग्रेस ने शायद क्योंकि परिवार उनका कांग्रेस से था, एकदम से विचारधारा बदलकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो ऐसे कई लोग हैं इनपुट आया होगा कांग्रेस का। आज नहीं, ऐसे कई लोग हैं। ऐसे कोई लोग हैं। भाई जेपी नगर में विनोद आसनानी थे, कुछ समय पहले हमने यहाँ पे दावेदारों की जब हम लोग ये जो शो है सुशील, हम लोग पिछले 2-3 महीने से चला रहे थे, छटनी कर रहे थे, तो उसमें एक विनोद आसनानी हमारे मुखातिब हुए जो जेपी नगर महाराष्ट्र थे, और उन्होंने अपने जीवन में कई पार्षदों को लड़ाया, वहां के वार्ड में 6 बीजेपी के। उनको बीजेपी ने जब टिकट नहीं दिया, उन्होंने खूब माना, मतलब उन्होंने विनय की, और उनका काम नहीं हुआ, तो वो हमारे पास यहाँ आके खुद अपना दुख बयान करके गए थे चैनल के सामने, और वो कहकर गए थे कि अगर मुझे नहीं देंगे तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। तो आज सुबह जब वो नामांकन दाखिल करने आए, जब शुक्र ने उनसे पूछा कि सर आप कहाँ से आए, तो वो व्यक्ति साफ बोला कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ने आया हूँ, लेकिन मैं कांग्रेस का भी पर्चा भर रहा हूँ क्योंकि मुझे कांग्रेस से मैं संपर्क में हूँ। मतलब ये धीरे धीरे ये लगने लगा है आज रूपेंद्र जी की नजारा देखने को मिला। दौलत खेवानी नाम का बंदा जो कर्मठ आरएसएस का जनता कांग्रेस, बिल्कुल, और वो कांग्रेस से टिकट ले आया और कांग्रेस से टिकट की दावेदारी करके वो प्रत्याशी बन गया। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने उसको 2 बार सवाल डाले, मैंने कहा आप तो भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता रहे हो, जमीनी स्तर के कार्यकर्ता रहे, आपने आरएसएस के लिए इतना काम किया, आप बाकायदा कदम ताल लगाते रहे, तो आज ये क्या हुआ? तो उन्होंने दूसरी बातों में एकदम अपना बयान चेंज कर लिया कि साहब भाजपा ने किसी को नौकरी नहीं दी, भाजपा ने लॉकडाउन के अंदर ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो मैं समझ गया मैंने किस तरह से ये भीतर घात जो है टिकट की हो रही है। टिकट का दावेदार को अगर टिकट नहीं मिलता है तो किसी भी आदमी जाने को तैयार है। मुझे याद है रुपेंद्र जी, सुशील भाई, मुझे याद है कि मेरे एक राजनीतिक गुरु थे किसी जमाने में, जब मैं ये सब काम किया करता था जिन्हें मैं आज कवर करता हूँ, तो वो कहते थे कि राजनीति में जो होता है वो आज होता है, कोई कल नहीं होता। अक्सर जो आंखों के आगे दिखाई देता है उसके नीचे धरातल नहीं होता। बिल्कुल ठीक। तो यही ऐसे ही कुछ आज सारा दिन हम लोगों ने विटनेस किया, और अब देखें आगे क्या रिजल्ट होता है सुशील, लेट्स होप। पर आज का जो माहौल देखकर मैं बता रहा हूँ आपको कनेक्टेड का, कि भाजपा ही भाजपा है, हर तरफ कमल ही कमल है, कहीं पर भी मेरे को हाथ दिखाई नहीं दे रहा। तो दर्शक है जो ओरिजिन इंपैक्ट और एमटीवी इंडिया पे देख रहे हैं, तो ये सोच रहे होंगे कि आज ऐसा क्या होगा कि कांग्रेस, लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी अपने उसूलों को, अपने लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कॉम्प्रोमाइज कर रही है। मीडिया एनालिसिस हो रही है तो हमको दिखाई दे रहा है। और जो आरोप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार लगाते हैं कि मीडिया मोदी का फेवर ले रहा है, लेकिन अशोक गहलोत को ये भी देखना होगा कि उनकी पार्टी की स्थिति है क्या, उनकी पार्टी कैसे बिहेव कर रही है मीडिया से, देखना पड़ेगा। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, आज सारे जो रिपोर्ट बिल्कुल रोज बिल्कुल एंड फोन लगाते रहे कि हमको लिस्ट मिल जाए, क्योंकि भाजपा की लिस्ट तुरंत आ चुकी थी, जो सबको पीडीएफ फाइलें सेंड कर दी गई थी। भाजपा की तरफ से मैनेजमेंट देखिए आप कितना पुख्ता था, सबको पीडीएफ फाइलें सेंड कर दी गई। हर मीडिया कर्मी मोबाइल में थी, और हर मीडिया कर्मी पहले ब्रेकिंग अपना दे रहा था। तो यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार प्रत्याशी हैं उनका जनसंपर्क अभियान तक मीडिया को सर्कुलेट होना शुरू हो गया है कि उनका कल का प्रोग्राम क्या रहेगा। महासंपर्क अभियान भी ऐसे ही था, कौन से वार्ड में सबने बढ़िया तरह से कवरेज किया। देखिए जनसंपर्क अभियान बीजेपी ने कर लिया 13 तारीख को। कांग्रेस का अभी तक कुछ नहीं पता कि कांग्रेस को कौन से बूथ में, कौन से वार्ड में और किस जगह पर कौन सा जनसंपर्क किस नेता के निर्देशन में करना है। आप ये कह रहे हैं, अभी कुछ समय पहले कुछ लोग टिकट मांग रहे थे, बायोडाटा चेक कर रहे थे, मुझे सैकड़ों लोगों के फोन आए। कहीं ना कहीं देखिए लोगों का जुड़ाव है, इतने सालों से सोशल लाइफ में मैं भी रहा हूँ, तो वो मुझे फोन करके पूछते हैं, नरेश जी एक बात बताओ, कांग्रेस में आखिर बायोडाटा देना किसको है? मतलब आप ये बताइए, ऐसी असमंजस की स्थिति लोगों के लिए जो सालों साल, और ये कोई नए आजकल के बच्चे नहीं, इसका मैनेजमेंट बहुत 30 साल पुराने। बीजेपी के कोई आला नेता ने अपने बायोडाटा नहीं लिए, बिल्कुल नहीं, उन्होंने अपने 6 मंडलों को दे दिए। मतलब ऐसी स्थिति देखिए, पहली बार मेरे को देखने में मिली है कि एक मंडल अध्यक्ष जो है वो अपने वार्ड के, उसके अंडर में 15 वार्ड आ रहे हैं, किसी में 14 आ रहे हैं, उनके प्रत्याशियों से वो बायोडाटा ले रहा है, फिर वो सबमिट कर रहा है। मतलब लाइटनिंग देखिए आप कितनी प्यारी थी, और उनका तरीका देखिए। हमारे पास कांग्रेस में कहीं हमारे पास दावेदार, जब हम शो चला रहे थे तब एक महिला आई और उन्होंने
उनसे हमने बात की तो मैंने उनसे कहा भाई आप बहुत अच्छा काम करती हैं, फाइनेंस का काम करती हूँ, तो मैंने उनसे कहा आप इतना अच्छा काम करती हैं और आपने कभी टिकट नहीं मांगा। बोलते कोई बात नहीं नरेश जी मांग रहे हैं, मेरा आपका नेता कौन है? तो बोले नेता तो सभी हैं, हम कांग्रेस में हैं और हम कांग्रेस के नेताओं से टिकट मांगेंगे। और मेरे को यकीन है, उनके मुंह से निकला कि मेरे को यकीन है कि हेमंत भाई साहब को भी अगर मैं कहूँगी तो आके मेरे साथ खड़े हो जाएंगे चुनाव में। तो जब उन्होंने हेमंत भाटी की तरफ अपना नेता होने का रुझान दिखाया तो मैंने उनको कहा फिर तो आपने हेमंत भाई साहब से कहा कि भाई साहब मुझे इस बार टिकट दे दो। तो उसके मुंह से ऐसे शब्द निकले, सुन के मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। मैं वो बोली कि उनका क्या है, उनको खुद को तो टिकट मिल जाए, मुझे क्या टिकट दे दो। मतलब इस तरह की बात, मतलब ये देखिए ये मजाक से ज्यादा सीरियसली सोचने की बात है कि एक आम कार्यकर्ता, एक जमीनी आदमी जो दरी बिछाता है पार्टी के लिए, सुबह शाम दिन रात अपने परिवार, अपने बच्चों की कमाई, अपने बच्चों का समय चुरा कर पार्टी को देता है, बिल्कुल कितना त्याग करता है। जमीन पे चलने वाला छोटा सा कार्यकर्ता अपने दिमाग में इस गुटबाजी और इस खींचतान की वजह से कितनी अनस्टेबिलिटी फील करता है कि वो एक तरफ अपने एक व्यक्ति को अपना नेता बोल भी रहा है और दूसरी तरफ ये कह रहा है भाई उसको भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये जो अनस्टेबिलिटी है ना, ये जो डिस्टर्बेंस है, ये बहुत मास लेवल पे जा चुकी है अजमेर में। और अजमेर में ऐसा डैमेज हो चुका है मेरे ख्याल से जमीनी स्तर पे कांग्रेस को, जो रिपेयर करना बहुत मुश्किल है। और उसकी आज क्लियर कट तस्वीर जो है कलेक्ट्रेट में दिखाई दी। और लगता है कि आने वाले टाइम में मुझे नहीं लगता कि पार्टी की स्थिति इतनी मजबूत होगी। ये है कि कांग्रेस के उम्मीदवारों ने प्रत्याशी में नामांकन दाखिल किया भी है या नहीं, इस बात को हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि अभी तक हमें लिस्ट नहीं मिली है। ये संशय की स्थिति है, ये भी बहुत और ये संशय हर कोई मीडिया कर्मी जाहिर क्या 80 वार्ड के अंदर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे भी हैं? ये सबसे बड़ा संशय। कोई बड़ी बात नहीं, आप कल सुबह देख। और जब पर्यवेक्षक से बात की जाती है तो वो अपनी बाइट में कहते हैं बोर्ड बनेगा तो कांग्रेस का, मेयर बनेगा तो कांग्रेस का। भाई कैसे हवा में थोड़ा बनेगा? धरातल की स्थिति भी तो देखिए, हर कोई जानकार है, हर कोई समझता है राजनीति क्या है आज की। करेक्ट। देखिए देखने वाले जो दर्शक हैं उसमें कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ता होंगे, अजमेर शहर के जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे। 3 लोग यहाँ पर बैठे हैं। काफी धरातल से जब हम इनपुट लेते हैं चुनाव में, तब इस बात को हम रख पाते हैं कि वाकई आपके कार्यकर्ताओं का दर्द क्या है, क्योंकि आपका कार्यकर्ता आपको आके कभी नहीं कह पाता, उसको एक डर बना रहता है। अगर सबको ये लगता होगा कि कांग्रेस की आज बहुत ज्यादा बुराई हो रही है आज इस शो के ऊपर, बट कांग्रेस पार्टी को समझना पड़ेगा कि मीडिया उनकी सच्चाई को बता रहा है कि शहर उनको किस तरीके से उनकी पार्टी को ले रहा है। अगर इससे सीख लेती है कांग्रेस पार्टी तो मुझे लगता है कि करने का समय है, नजरिया है। ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं को समझना होगा। देखो मैं दूसरी चीज आपको बताता हूँ। देखिए कांग्रेस मीडिया को किस तरह से अजमेर में डील कर रही है और भाजपा मीडिया को किस तरह से डील कर रही है, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। कारण मैंने अक्सर कांग्रेस नेताओं को आरोप लगाते हुए देखा है कि साहब ये सारा जो मीडिया है अजमेर में, वो सारा मीडिया जो है आरएसएस और बीजेपी के कंट्रोल में है। वो तो नेशनल मीडिया के लिए भी यही बोला जाता है, नेशनल मीडिया के लिए भी यही बकवास नाम लिख दिया मोदी मीडिया। अब समझिए है ना, ये आरोप कांग्रेस लगा तो देती है बिल्कुल, लेकिन वो वही चीज कांग्रेस यह नहीं देखती कि आज मतलब एक नोट करने लायक चीज है सुशील जी, मैं बताऊं, आज हमारे एक साथी को भाजपा ने योग्यता देखकर मीडिया कर्मी है चंद्रशेखर शर्मा, मोनी है जो राष्ट्रदूत पे शायद काम करते हैं, वार्ड नंबर 18 आज तक के लिए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया, उनकी योग्यता देखकर उम्मीदवार बनाया। अब अगर आप ये बात फिर किसी कांग्रेसी चेहरे से कहोगे तो बोले भाई साहब ये तो देखो वही हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। आपका नजरिया होना चाहिए। आपको आप जब किसी मीडिया कर्मी को आप फोन करता है तो आप फोन उठाएं, आप बात करें, आप रिस्पॉन्ड करें। आपसे कोई बात की जाती है तो आप इज्जत से पेश आए। इस तरह की कमी हमेशा कम्युनिकेशन कांग्रेस रही है। जितने भी आरोप मीडिया पे लगा रही है, कांग्रेस को पता है ये सारे वो मीडिया घराने हैं जिनको लाइसेंस कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल पाला पोसा कांग्रेस पार्टी ने। और ऐसी बेसिक गलतियां कर करके तो मतलब इतनी राष्ट्र स्तर की पार्टी सिकुड़ के आज
बिल्कुल इस हालत में ये बेसिक गलतियां हैं। और ये स्थिति अगर यही रही, इससे कुछ इन्होंने सीख नहीं ली कांग्रेस पार्टी में, तो मुझे लगता तो है अजमेर में तो आप छुट्टी मानो आप निर्दलीय और जो बाकी बाकी उम्मीदवार- के जो क्षेत्रीय दल तैयार हो रहे हैं, जैसे हनुमान बेनीवाल की पार्टी है, वो भी और तैयार इस हो बार रही है। आम आदमी पार्टी भी इस बार आ गई है। इस बार का फैसला अजमेर के मेयर का आप देख लेना, सुशील जी, रुपेंद्र जी आप बैठे, मैं आज लाइव में बात कह रहा हूँ जी, और ये बात आपको दिख जाएगी जितना मेरा एक्सपीरियंस है। इस बार का फैसला निर्दलीय लोग करेंगे आने वाले समय में। इस बार का फैसला मोस्ट प्रोबेबली निर्दलीय लोग ही करने वाले हैं, है ना। और उस मैनेजमेंट में कांग्रेस जो है, जो अपना घर नहीं संभाल पाते, बात बड़ा सीटों का निर्धारण जो है बिल्कुल। वो किस हिसाब से होना है और किस हिसाब से अभी डैमेज कंट्रोल करना कर सकते हैं, किया जा सकता है। किया जा सकता है, बशर्ते वो मीडिया को भी थोड़ा बहुत रेस्पॉन्स दे, लिस्ट दे दे। बता तो एकदम बात लेते हैं, दो भाई अभी लाइव चल रहा है और वक्त हो चुका है 7 बजे। देखिए 3 बजे जो है ना वो आपने सिंबल सौंप दिए, लेकिन अभी 4 घंटे बीत गए हैं, लेकिन अभी तक लिस्ट जारी नहीं की। चलिए इसी के साथ ही होराइजन इन लाइव डिबेट से पटाक्षेप करते हैं। उम्मीद करते हैं कि जिन जिन को टिकट मिले हैं उनके सपने पूरे हों, जिन जिन ने मेहनत की है वो वाकई अपने लोगों का प्रतिनिधित्व करें, और आने वाले समय में अजमेर नगर निगम को एक सुंदर, सौम्य और डायनामिक चेहरा मिले। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।